नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे और इस क्रम में काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है। और प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा था, CNT एक्ट 1908। CNT एक्ट 1908 जो कि भूमि संबंधी कानून है और इससे पता होगा आपको कि जेपीएससी में यहाँ से 12 प्रश्न रहेगा भूमि संबंधी कानून से। और इसमें क्या है कि 3 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है और आज जो है यह आपका चौथा वीडियो है। तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर उस 3 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन 3 वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन 3 वीडियो को देखें। तो इससे क्या होगा कि CNT का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रश्न में आपका जेपीएससी में रहेगा, मतलब वहाँ से बाहर नहीं है, कुछ यहाँ से भी है और कुछ 1-2 वीडियो और आएगा और CNT आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से भूमि संबंधी कानून से जो 12 प्रश्न होगा वह पूरी तरह से आपका कंप्लीट होगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, पार्ट 1 में देखे थे बैकग्राउंड में क्या देखा हमने कि किस तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं अंग्रेजी का सत्ता जो है स्थापित हुआ। और 1765 में आपने याद रखना है कि इतिहास में यह एक टर्निंग पॉइंट है जो 12 अगस्त को हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की थी और इसी के तहत दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अर्थात अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र में मिला था, छोटा नागपुर में मिला था। और यहाँ पर आकर राजाओं को सबसे पहले अपदस्थ किया और अपने इच्छानुसार राजाओं को क्या किया, राजाओं को मतलब एक तरह से राजा बनाया और उससे अपने अनुसार लगा लेने शुरुआत किया। तो ये हमने बैकग्राउंड समझा था। इस मतलब पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे, CNT का पार्ट 1 में बैकग्राउंड देखे, फिर इस अन्य भी कारण देखे कि CNT लाने का मुख्य वजह क्या था और धारा के बारे में हम लोग देखे और क्या कहते हैं विद्रोह के बारे में देखे, किस तरह से यहाँ पे विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा हो चाहे अन्य विद्रोह हुआ था, विद्रोह के बारे में समझे थे। इसके बाद हम लोग पार्ट 1 में क्या देखे, पार्ट 2 में क्या देखे, पार्ट 2 में हम लोग देखे अध्याय 1। क्योंकि आपको पता है, ये तो आपको फिक्स याद रखना होगा कि CNT में 19 अध्याय है, 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। तो 19 अध्याय में से हम लोग पार्ट 2 में देखे अध्याय 1 और अध्याय 1 के तहत 3 धारा पढ़े, धारा 1, धारा 2 और धारा 3। इसके बाद पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 है पार्ट 3 में लोग अध्याय 2, 3 देख चुके हैं और आज जो देखेंगे क्या देखेंगे, अध्याय 4 देखेंगे, अध्याय 5 देखेंगे और अध्याय 6 देखेंगे। और इस तरह से 19 अध्याय जैसे ही खत्म हो जाएगा CNT, इसके बाद हम लोग SVT पढ़ेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा सके इस चैनल के माध्यम से। देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे, अध्याय 4। तो सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि अध्याय 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी अध्याय हैं सब में आप एक वर्ड याद रखेंगे किस अध्याय में क्या दिया गया है। और अध्याय 4 में क्या दिया गया है, अधिभोगी रैयत। अध्याय 4 में है अधिभोगी रैयत, या फिर अध्याय 4 कहाँ से कहाँ है, अनुच्छेद 16 से 36 तक। अनुच्छेद इसको धारा कहेंगे, धारा अनुच्छेद 16 से 36 तक। तो अधिभोगी रैयत क्या होता है, अधिभोगी रैयत इसके पहले का वीडियो हम बता चुके हैं कि वैसा रैयत जिसे अपने ज़मीन पर अधिभोग करने का अधिकार हो, वैसा रैयत जिसे अपने ज़मीन पर अधिभोग करने का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिभोगी रैयत कहते हैं। चलिए ये तो कंसेप्ट क्लियर है आपका। अब इसमें धारा 16 से 36 देखना होगा क्योंकि जेपीएससी में जो प्रश्न होता है अधिकतर प्रश्न आपका धारा से ही रहता है, इसलिए धारा को समझना होगा। देखिए धारा 16 क्या कहता है, धारा 16 क्या कहता है इसको आप समझेंगे। कहता है विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, अधिभोगाधिकार। अब ये क्या है, प्रत्येक रैयत को जिसे भूमि में अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त है और 12 वर्ष तक लगातार उस ज़मीन पे क्या किया है, मतलब खेती किया है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको इसका बैकग्राउंड बताए थे कि बैकग्राउंड का वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपने क्या देखा था, या तो मुंडारी हो या युराव हो या कोई भी हो, अगर कोई ज़मीन को, कोई जंगल को उसने सफ़ा किया और वहाँ पे खेत बनाया और वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक अगर वो रहे तो सरकार भी क्या करती है कि वह उसको एक तरह से मतलब दे देती है कि हाँ आप वहाँ पे रहिए, खेती कीजिए, अपना जीवन यापन कीजिए। इसमें लिखा है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आप 12 साल तक किसी ज़मीन पे अपना अधिकार किए हुए हैं, 12 साल तक लगातार उसमें अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे कृषि कार्य हो या फिर कोई अन्य कार्य हो, तो फिर वैसे ज़मीन में आपको अधिभोग करने का अधिकार है।
ठीक है। तो आप ये 12 साल याद जरूर रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेपीएससी की दृष्टि से, ये 12 साल याद रखेंगे। ये तो धारा 16 में है। अब धारा 17 में क्या है? धारा 17 भी क्या है? बंदोबस्त रैयत का परिभाषा, बंदोबस्त रैयत, ये भी आप याद रखेंगे क्यों धारा 17, धारा 21, धारा 19 सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंदोबस्त रैयत क्या होता है देखेंगे, ऐसे रैयत जो इस नियम के लागू होने से पहले या बाद, लेकिन सवाल तो उठता है इस नियम मतलब कौन सा नियम? इस नियम कहने का मतलब है CNT 1908। अगर इस नियम के लागू होने से पहले या उसके बाद 1908 के बाद अगर लगातार 12 वर्ष तक उस ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं या अन्य कार्य कर रहे हैं, 12 वर्ष तक आपने अगर अधिकार किया है, उस पर उसको यूज किया है, तो उसे लोग क्या बोलेंगे? बंदोबस्त रैयत बोलेंगे कि हाँ CNT लागू होते समय या उसके पहले इन्होंने 12 वर्ष तक वहाँ पे मतलब एक अधिकार के तौर पर उसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से आपने देखा बंदोबस्त रैयत के बारे में समझा, और आपने क्या समझा? अधिभोगी रैयत के बारे में समझा, धारा 16 और धारा 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताते हैं कि ये धारा 18 क्या है? तो धारा 18 क्या है? रैयत आपको बताए थे कि रैयत 3 प्रकार का होता है, ठीक है। रैयत 3 प्रकार का होता है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में जैसे पार्ट 3 में हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे क्या धारा 18 में यह बता रहा है कि भुईहरी और मुंडारी, ठीक है। भुईहरी और मुंडारी कहने का मतलब ये आपका हो गया मुंडा लोगों का, मुंडारी, इसको लोग खुटकुटी भी कहेंगे, खुटकुटी कहेंगे। तो दोनों का बंदोबस्त ज़मीन, अगर युवाओं द्वारा ज़मीन का निर्माण कराया गया है या मुंडा के द्वारा ज़मीन का निर्माण किया है, और वो सब अगर 12 साल तक लगातार वहाँ पे कृषि कार्य किए हैं, उस ज़मीन पर रह रहे हैं, या तो उसमें ईंट का कार्य किए हैं, या तो उस मिट्टी से खपरेल का निर्माण कर रहे हैं, तो वैसा ज़मीन क्या होता है? सरकार उसको दे देती है उसको रहने खाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि उस ज़मीन पे कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति मतलब क्या हो? खराब हो, या फिर ज़मीन का अनुपयुक्त प्रयोग किया जा सके, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यह भी 12 साल का है, लेकिन ये भुईहर के लिए, ये मुंडारी के लिए, और ये जो धारा 16 का था और ये सभी के लिए, ठीक है। धारा 19 देखेंगे। धारा 19 जो है बंदोबस्त रहितों का अधिभोगाधिकार, बंदोबस्त रहितों का जो बंदोबस्ती किया था, बंदोबस्ती मतलब उस समय जब CNT लागू हुआ था उस समय की बात है। उस समय अगर 12 साल पहले मतलब CNT लागू होने के समय, उससे पहले 12 साल अगर यूज किया है, या CNT लागू हुआ था उसके बाद अगर 12 साल यूज किया है, तो सेम क्वेश्चन है इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग देखेंगे धारा 20। धारा 20 आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 20 क्या कहता है? जब किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी, अब यहाँ समझेंगे कि जोत का भूस्वामी, जोत क्या होता है? हम बताए थे कि जिस ज़मीन पे आप जिस ज़मीन का प्रयोग करते हैं, जिस भूमि का प्रयोग करते हैं, वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, कहीं अलग अलग क्षेत्र में होता है, अलग अलग थोड़ा सा दूरी में होता है, तो या तो हो जगह एक ही जगह होता है। तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें आप खेती का काम कर रहे हैं, ये जो टुकड़ा है, इसी को लोग क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। और ये जोत जो है कहता है जोत का भूस्वामी, भूस्वामी तो सरकार होता है, भूस्वामी कौन होता है? सरकार होता है, बता चुके हैं, क्योंकि उसके लिए लोग क्या करते हैं? लगान देते हैं, ठीक है। तो जो लगान लेते हैं वही भूस्वामी होता है, और भूस्वामी कौन होता है? सरकार होता है। तो क्या कह रहा है कि ये जो आप जोत देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप जोत देख रहे हैं, रैयत के संपूर्ण हित अंतरण में, अंतरण या ध्यान देना, अंतरण में अधिभोगाधिकार के अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतरण में कहने का मतलब जब जमीन का ट्रांसफ़र होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। अंतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र। तो इस तरह से आपने धारा 20 को समझा, और आप क्या करेंगे? वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका धारा और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, अगर फर्स्ट बार में कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो। देखेंगे धारा 21। धारा 21 क्या है? भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार। अब अधिभोगी रैयत क्या होता है? सिर्फ अधिभोगी रैयत आप देखेंगे। सो यहाँ पर बताया कि अधिभोगी रैयत अध्याय 4 में लोग पढ़ेंगे अधिभोगी रैयत, जो लोग पढ़ रहे हैं। तो अधिभोगी रैयत क्या होता है कि आप का जमीन क्या है? सरकारी संपत्ति है, ज़मीन सरकारी संपत्ति है, आप उसे प्रयोग कर रहे हैं और सरकार भी वह उसे आपको ही दे दिया कि हाँ आप उसे प्रयोग कीजिए, लगातार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन किस कार्य हेतु आप खपरेल लगा सकते हैं, खपरेल उस मिट्टी से खपरेल बना सकते हैं जिस जमीन का आप पूर्वज ने निर्माण किया है। ईंट का कार्य कर सकते हैं, कृषि का कार्य कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, हो सके तो आप बांध भी बनवा सकते हैं, कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, घर बना सकते हैं, या अन्य सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह कहता है कौन? धारा 21। और ये अनुच्छेद आप धारा जो है पिछला JPSC जो 2016 में हुआ था उसमें आ चुका है कि किस धारा के तहत जो है सो कोई भी रैयत अपने ज़मीन पर ये क्या कहते हैं, ईंट का, खपरेल का या फिर कृषि कार्य का, मत्स्य पालन के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जिस ज़मीन का आप प्रयोग करते हैं उसे किसी प्रकार का नुकसान ना, जिस नुकसान करने का मतलब मिट्टी खराब ना हो जाए, या कुछ आप ऐसा रसायन का प्रयोग ना करें जिससे मिट्टी का उपजाऊ शक्ति कम हो जाए। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो ये धारा 21 हुआ। अब हम लोग धारा 22 को देखते हैं। ठीक है, धारा 22 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 22 बेदखली कहने का मतलब आपका अधिकार उस भूमि पे है और उस भूमि से आपका अधिकार से वंचित कर देना, वहाँ से आपको हटा देना, जिसमें आप लगातार कई वर्षों से, आपके वंशज, आपके पूर्वज कई सालों से उस ज़मीन पे अधिकार किया है, और वहाँ से अगर आपको हटा दिया जा रहा है तो वैसे वर्ड को, वैसे मतलब उस चीज़ को क्या कहते हैं? बेदखली कहते हैं। क्या कहते हैं? बेदखली कहते हैं। और कहता है कि अगर आप खुदकुटी से ज़मीन प्राप्त किए हैं या फिर क्या कहते हैं भूहरी ज़मीन आपके पास है, तो सरकार जो होता है, भूस्वामी जो होता है, भूस्वामी सरकार होती है, ठीक है, वह आपको किसी भी सिचुएशन में क्या कर सकता है? बेदखल नहीं कर सकता है। तो धारा 22 क्या कहता है? बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ही देर में आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा सिचुएशन है जिससे आपको बेदखल किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि किस धारा के तहत रैयत को उसके अधिकार क्षेत्र का जो ज़मीन है, भूमि है, उससे बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे धारा 22। धारा 22, क्योंकि धारा 271 में से हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, केवल वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अब देखेंगे धारा 23। धारा 23 में क्या होता है कि अधिभोगाधिकार का न्यायगत होना। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं हो, किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं हो तो वैसे ज़मीन पर किसका अधिकार होगा? किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं हो तो वैसे व्यक्ति पर किसका अधिकार होगा? तो यह कहता है कि जिस तरह से अन्य संपत्ति का बंटवारा होता है, अन्य संपत्ति का बंटवारा होता है, तो उसी प्रकार से बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया से, न्याय संगत, जिसे लोग कहते हैं न्याय संगत तरीके से उसके ज़मीन का, उसका उत्तराधिकार में, जैसे कि अगर पुत्र नहीं है तो फिर उसका जो भाई होता है उसमें मतलब उसका अधिकार हो सकता है, लेकिन बिल्कुल न्याय की तरीके से। तो ये आपका धारा 23 कहता है मृत्यु होने के बाद। इसके बाद धारा 23 का क देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। 23 का क, 23 का क, 49 का क, इस तरह से एग्जाम में आपका JPSC में पूछा जा चुका है। 7 से 8 पर सिर्फ धारा से था। ठीक है, तो जोत के अंतरण का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, रजिस्ट्रीकरण। अब जोत हम आपको बता चुके हैं, अभी तुरंत बताएं कि जोत क्या है। ज़मीन का अलग अलग टुकड़ा जिस पर आप काम करते हैं, कोई चीज़ का फसल उगाते हैं, वो जोत है। और जब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मान लीजिए ये ज़मीन, एक जोत किसी और व्यक्ति का है और यह किसी और व्यक्ति के पास जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र वर्ड को बार बार बताते हैं कि ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं अंतरण। ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरण कहते हैं। अब अंतरण जो हो रहा है इसमें रजिस्ट्रीकरण करना, रजिस्ट्री जैसे लोग कहते हैं, एक तरह से म्यूटेशन भी कहते हैं, रजिस्ट्री भी कहते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना है, या तो रजिस्ट्री करवा लिया है, किसी और का ज़मीन था या कोई और रजिस्ट्री करवा लिया। तो रजिस्ट्री वर्ड बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है ज़मीन के क्षेत्र में। तो रजिस्ट्रीकरण, अगर आप किसी जोत का अंतरण कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अंतरण का मतलब ट्रांसफ़र, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्री आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं धारा 24 से देखेंगे। आप क्या देखे थे कि अध्याय 4 में धारा 16 से 36 तक पढ़ेंगे। लेकिन आपको भी कभी कभी लगता होगा कि इतना धारा कैसे याद रखेंगे, बट आपको उतना धारा नहीं पढ़ना है। 100 तक जाते जाते लगभग फिनिश हो जाएगा। 100 के बाद कुछ कुछ ऐसी धाराएं पढ़ेंगे जो एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? 24 से 36 आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। 24 से 36 में एक ही बात है, अलग अलग वेज से लिखा गया, अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि धारा 24 से 36 में क्या है? लगान का निर्धारण, लगान लेने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, लगान का निर्धारण या जोत का बंटवारा, जो ज़मीन का बंटवारा था उससे संबंधित, या लगान कौन सी भूमि में लगान की वृद्धि किया जाए, या कौन सी भूमि में
लगान का कमी किया जाए। तो आप इतना सिर्फ याद रखेंगे कि 24 से 36 तक केवल लगान का उल्लेख है। लगान का वृद्धि भी हो सकता है या कमी भी हो सकता है, और जोत का बंटवारा में लगान का अनुपातिक हिस्सा कैसा होगा ये हो सकता है। ठीक है, तो लगान से संबंधित आप रखेंगे धारा 24 से 36 तक। तो इस प्रकार हम लोग एक अध्याय पढ़े, अभी अध्याय 4 पढ़ लिए, और आप जो पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, अध्याय 5। तो अध्याय 5 में कुछ विशेष नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, केवल एक धारा है। अध्याय 5 में केवल एक धारा है, और धारा आपका क्या है, धारा 37 है। क्या कहता है कि खुदकुटी अधिकार प्राप्त रैयतों का काश्तकारी प्रसंगतियाँ मतलब जो रैयत के अधीन में जो काम कर रहा है, रैयत के अधीन में जो खेती का काम करता है उसे लोग क्या कहते हैं, काश्तकारी कहते हैं। तो उसे भी ज़मीन को अधिभोग करने का अधिकार है, यह आपका धारा 37 कहता है। तो इस प्रकार से आप अध्याय 4 देखिए, अध्याय 5 देखिए। अब एक और अध्याय देखेंगे, वह क्या है, अध्याय 6। अध्याय 6 में आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, अध्याय 6 में आप देखेंगे धारा 38 से 42 तक, धारा 38 से 42 तक। ठीक है, अब धारा पहले ये आप देखिए कि अध्याय 6 में क्या है, क्योंकि अध्याय 5 में आपने देखा कि इसमें कुछ विशेष नहीं, केवल खुदकुटी के बारे में। और अध्याय 4 में आप क्या देखें, अभी पहले देखें अध्याय 4 में आप देखें अधिभोगी रैयत जिसे अपने ज़मीन पर अधिकार उपयोग करने का अधिकार है, उसे हम लोग अधिभोगी रैयत कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अनाधिभोगी रैयत। ये भी मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा आपको कि अध्याय 6 में क्या है, अध्याय 6 में है अनाधिभोगी रैयत। अनाधिभोगी रैयत मतलब वैसा रैयत जिसे अपने ज़मीन को उपयोग करने का अधिकार नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनाधिभोगी रैयत कहेंगे। ठीक है, ये तो आप समझिए, एक वर्ड समझ गए कि अनाधिभोगी रैयत क्या है। और इसका डिटेल्स जानना है तो आप क्या करें, पिछला जो वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 CNT का, उसे देख लें। देखिए अब यहाँ पे 38 से 42 तक पढ़ेंगे अध्याय 6 की तरफ। तो धारा 38 क्या कहता है, धारा 38 कहता है कि जो भूस्वामी है और जो रैयत है उसके बीच एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट लोग करार कह सकते हैं, एक समझौता हो सकता है। अब भूस्वामी कौन होता है, भूस्वामी सरकार होता है, और रैयत कौन होता है, जो उस पर जिसे जो अभी ज़मीन पर अधिकार किए हुए। तो दोनों के बीच एक करार होता है लगान के लिए कि उस ज़मीन का लगान कितना तय किया जाए। तो सरकार और रैयत, भूस्वामी और रैयत के बीच जब भी करार होता है तो आप याद रखेंगे वह धारा 38 के तहत होता है। और धारा 38, 39 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 39 को समझेंगे। धारा 39 को क्या है, कहता है अनाधिभोगी रैयत, फिर आ रहा है वैसा रैयत जिसे अपना ज़मीन पर अधिभोग करने का अधिकार नहीं है। तो अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार का लगान देना होगा जैसा अधिभोगी रैयत देते हैं। रैयत 3 प्रकार का होता है, बार बार बता रहे हैं, रैयत 3 प्रकार का होता है। उसमें से एक आपका अधिभोगी रैयत है, एक आपका अनाधिभोगी रैयत है। आप यहाँ पे अधिभोगी रैयत देख रहे हैं और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अनाधिभोगी रैयत देख रहे हैं। तो कहता कि लगान जो व्यवस्था है, जो अधिभोगी रैयत देगा वही अनाधिभोगी रैयत को भी देना पड़ेगा। लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन लगान दोनों को सेम देना पड़ेगा। लगान में दोनों का समान कानून है। यह अनुच्छेद धारा 39 कहता है। धारा 39 कहता है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। 39 भी आया हुआ है JPSC का PT में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आप देखेंगे कि अनाधिभोगी रैयत और अधिभोगी रैयत दोनों के लिए लगान सेम होगा। ये 40 आपका इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हम काट दिए। ठीक है, अब 41 देखेंगे। 41 क्या है, अनाधिभोगी रैयत का बेदखली का अधिकार। हम आपको क्या बताएं, इसके पहले देखिए यहाँ पे आप देखे थे धारा 42 क्या कहता है कि आप किसी ज़मीन को यूज कर रहे हैं कृषि कार्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, उसमें आप बांध बना दिए, अन्य कुछ काम कर दिए हैं, तो आपको सरकार क्या है, भूस्वामी क्या है, बेदखल नहीं कर सकती उस ज़मीन से, क्योंकि आपने उस ज़मीन पर काफ़ी दिनों से अधिकार किया हुआ है, चाहे कोई भी विधि हो, वह भुयारी विधि से हो या फिर खुदकुटी से हो। लेकिन यहाँ पे 41 क्या कहता है कि सरकार जो है, जो अनाधिभोगी रैयत है, जिसको ज़मीन पर अधिकार नहीं है लेकिन वो खेती का कार्य कर रहा है या अन्य कार्य कर रहा है, उसको बेदखल कर सकती है। यहाँ देखिए, यह क्या धारा 22 कहता है बेदखल नहीं कर सकती है, और धारा 41 कहता है बेदखल कर सकती। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सिचुएशन है। सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ताकि आप जब मेंस लिखेंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत सहयोग होगा, और मेंस के समय लोग और सा क्लास चलाएंगे। देखिए कहता है तीसरे कृषि वर्ष
अब कृषि वर्ष क्या होता है, आप हमारा जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखें। वहाँ पे आपको बताए थे कृषि वर्ष जैसा सरकार समझे, या तो जो स्थानीय रीति अनुसार के स्थानीय रीति के अनुसार क्या होता है, कृषि वर्ष होता है। और प्रत्येक कृषि वर्ष में क्या होता है, जो रैयत होता है या जो काश्तकार होता है उसको लगान देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, तीसरे कृषि वर्ष आने के लगातार 3 कृषि वर्ष है, 3 साल है। और मान लीजिए ये पहला कृषि वर्ष है, दूसरा कृषि वर्ष है, तीसरा कृषि वर्ष है, ठीक है। आपने तीसरा कृषि वर्ष का लगान दे दिया, लेकिन ये पहला कृषि वर्ष और दूसरा कृषि वर्ष का लगान आप नहीं दे रहे हैं। तो आप जब लगान नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 90 दिनों का समय दिया जाता है। भूस्वामी की ओर से एक वारंट जारी किया जाता है कि आप 2 कृषि वर्ष में लगान नहीं दिए हैं, आप उस लगान को पे करें, अन्यथा आपको जो आप जिस ज़मीन पर है, जिस ज़मीन पर आप खेती कार्य कर रहे हैं या अन्य कार्य कर रहे हैं, उसे आपको बेदखल किया जा सकता है। तो ये सिचुएशन है कि अगर आप लगान नहीं देंगे लगातार 2 साल, लगातार 2 कृषि वर्ष, तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। ये धारा 41 कहता है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये पहला सिचुएशन है, बहुत सारे सिचुएशन, 4 सिचुएशन की चर्चा करेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या कहता है, जोत का उपयोग किसी अनुपयुक्त तरीके से क्या गया हो। अनुपयुक्त मतलब आप ऐसे कार्य कर रहे हैं ज़मीन पे जिससे ज़मीन का नुकसान हो रहा है। इससे पहले बताए थे कि ज़मीन का नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर आप ज़मीन का नुकसान कर रहे हैं, जो मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो रहा है, तो वैसा सिचुएशन में आपको क्या कर दिया जाएगा, उस ज़मीन से बेदखल किया जाएगा। लगान नहीं देंगे तो, या ज़मीन का क्या कहते हैं एक तरह से क्षय होगा तो, ये 2 हो गया। तीसरा तरीका क्या है, जो भूस्वामी लगान तय करेगी और आप उसमें समर्थन नहीं दे रहे कि हम उतना, जैसे कि सरकार जो है, भूस्वामी जो है जितना लगान तय कर दी है और आप उतना देने के लिए क्या करते हैं, समर्थ नहीं होते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, तो भी आपको बेदखल किया जा सकता है। और चौथा सिचुएशन क्या है, यही लगान से संबंधित है। चौथा सिचुएशन क्या है कि लगान का भुगतान जो लगान देना है और आप उसमें सहमति नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में जो डीसी होता है, जो उपायुक्त होता है, उसके पास सरकार आवेदन देती है, ध्यान दीजिएगा, आपका ज़मीन से बेदखल करने के लिए। और फिर वहाँ उपायुक्त जो फैसला लेता है वही फैसला सर्वमान्य होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज अध्याय 4 और अध्याय 5, अध्याय 6 देखें। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कुछ भी बचा है वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।